हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल देखा था, है ना। उसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन भी हमने जाना था, है ना। उसकी लिमिटेशंस भी हमने करी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, है ना। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है ये हम देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो हम ले लेते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसके ऊपर किया था, है ना। तो रदरफोर्ड ने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली थी, है ना, एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी, है ना, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी, है ना। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, है ना। गोल्ड सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी और उसके थ्रू जो उसने कंक्लूजन निकाला वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो विद डायग्राम भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड foil undeflected, which concludes that there is a lot of empty space in an atom. ठीक है, अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, देखिए डायग्राम में भी आप साथ में देखते जाइए तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो अल्फा पार्टिकल है, ये सभी अल्फा पार्टिकल्स है ना, लिखा है मैंने अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन से चले जाते हैं, है ना, मतलब कि कोई डिफ्लेक्शन यहां पर शो नहीं होता है ना। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि बहुत सारा जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी स्पेस होता है एटम के अंदर, तो इसीलिए कोई डिफ्लेक्शन यहां पर शो नहीं करते हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से होकर के निकल जाते हैं एटम के पार, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट लिखा है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, thus the central part of an atom consists of positive charge. This positive charge was called nucleus by Rutherford. ठीक है, अब देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिखा है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं विद स्मॉल एंगल, है ना, छोटे एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देखिए ये अल्फा पार्टिकल देखिए ब्लू वाले, है ना, यहां पर आया ये और यहां से थोड़ा सा एंगल इसने चेंज कर दिया, ये अल्फा पार्टिकल यहां पर आया और इसने स्मॉल एंगल के साथ में डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला वो ये था कि जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी एटम का वो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है ना, और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, हमें पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा था, ठीक है। तो यहां पर भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखा है, आउट ऑफ द 20,000 पार्टिकल्स बम्बार्डिंग ओनली वन पार्टिकल गेट्स डिफ्लेक्टेड and returns back. Thus, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. ठीक है, अब लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, है ना, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने
जो अपना जो रूट था, है ना, जहां से होकर ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ करके आ जाता है ना, यानी कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है ना, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहां पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जैसे यहां पर गया, है ना, मैं डायरेक्शन भी शो कर देता हूं, ये अल्फा पार्टिकल इधर से गया और फिर डिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया, है ना। तो 180 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला। इसका मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत 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 छोटा होता है। सोचिए ना आप, 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन के साथ में वापस रिटर्न हो गया, है ना। तो 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल के साथ में वापस रिटर्न हो गया, है ना, जिस रूट से गया था, जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, यानी कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिला। तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है वो बहुत 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 इत्तू सा होता है, छोटा सा होता है ना। तो लगभग 20,000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मिला उनको कि वो अपनी जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे विद डायग्राम, हमने इसको अच्छे से देख लिया है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधी रेखा में या स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं, है ना। इसका कंक्लूजन ये निकला कि बहुत सारा जो पार्ट है एटम का वो खोखला होता है, खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, सेकंड है कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है ना, स्मॉल एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हो गए क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, तो स्मॉल एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हो गए। और लास्ट पॉइंट है और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा था, है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए, और लास्ट है लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ करके आ गया, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद में हम इसकी लिमिटेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइज, अब रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 मेजर ड्रॉबैक्स है इसके। फर्स्ट लिखा है, दिस मॉडल डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रोटेट होते हैं, घूमते हैं किसी ऑर्बिट्स के अंदर, है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड लिखा है, इट डज नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अन एटम, है ना। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये जो मॉडल है ये कुछ भी नहीं बता पाया। ठीक है, तो 2 मेजर ड्रॉबैक्स थे इसके। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कितनी होती है, किस तरह से रोटेट करेंगे अलग अलग जो ऑर्बिट्स है उनमें, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और सेकेंड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अन एटम, है ना, किसी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये जो मॉडल है ये कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। तो आई होप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो कंक्लूजन थे, जो 3 पॉइंट्स थे विद डायग्राम आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे और इसके ड्रॉबैक्स भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।